Good morning, student. So, in today's class, we will study the thyroid gland. In Ayurveda, it is known as Avatu Granthi or Gravyak Granthi. So, thyroid is an endocrine gland. So, where it is situated? Everyone know it is situated in the neck. नेक में कहाँ? नेक के फ्रंट में और साइड के लोअर पार्ट्स में, मतलब नेक के अपर पार्ट में नहीं, लेग के लोअर पार्ट में और साइड में। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि आपकी बॉडी की बीएमआर को रेगुलेट करती है। तो बीएमआर बेसिकली होता क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जब आप आराम की अवस्था में है, रिलैक्स अवस्था में है, तो उस समय जो आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट है दैट इज़ बीएमआर, तो ये उसको रेगुलेट करती है। इसके अलावा इट स्टिमुलेट सोमेटिक एंड साइकिक ग्रोथ, मतलब आपके शरीर की ग्रोथ दैट इज सोमेटिक ग्रोथ, और आपके दिमाग की ग्रोथ दैट इज साइकिक ग्रोथ। तो वो सोमेटिक और साइकिक ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करती है एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। तो थायराइड ग्लैंड सबसे इम्पोर्टेंट काम था कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट कर रही थी, आपके शरीर की ग्रोथ को और आपके दिमाग की ग्रोथ को, दैट इज सोमेटिक एंड साइकिक ग्रोथ। और कौन सी मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल है? कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है। अब हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पढ़ते हैं। तो अगर हम नेक में कौन से वर्टिब्रा है, नेचुरल सी बात है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। तो ये कहाँ है? अगर हम पीछे से देखेंगे किसके आगे है, तो C5 वर्टिब्रा से लेके T1 वर्टिब्रा, C5 C6 C7 एंड T1 वर्टिब्रा। ठीक है। तो अगर हम पीछे से देखेंगे तो किसके आगे, पीछे कौन सा वर्टिब्रा के आगे होना चाहिए? तो C5 C6 C7 एंड T1, C5 C6 C7 एंड T1। अगर हम पीछे से देखेंगे मतलब इसके पीछे कौन से वर्टिब्रा रखे हुए हैं, तो C5 C6 C7 एंड T1 क्लैस्पिंग द अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। अब आगे ट्रेकिया है, ये जो वर्टिब्रा आएंगे तो पीछे की ओर स्थित है, आगे की ओर क्या है? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के अपर पार्ट को ट्रेकिया के अपर पार्ट से चिपकी हुई, क्लैस्प करी हुई, उसको चारों तरफ से पकड़ी हुई, क्लैस्पिंग द अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। तो इसकी लोकेशन कहाँ है, कौन से वर्टिब्रा के कोरिलेशन में है? C5 से लेके T1। ठीक है। देन वी विल सी द डायमेंशन। तो इसके दो लोब होते हैं और बीच में दो लोब आपस में जुड़े होते हैं। तो जो दो लोब हैं वो जिस हिस्से से बीच में जुड़े हुए हैं उस हिस्से को इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस। तो इसके दो लोब हैं और दो लोब इस्थमस के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसका जो एक लोब है उसका साइज है 5 × 2.5 × 2.5। ठीक है। 5 × 2.5 × 2.5। और इस्त मतलब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो 5 × 2.5 × 2.5। और इसका जो इस्थमस है उसका साइज क्या है? 1.2 2 × 1.2। अब हम इसका वेट देखेंगे। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट था वो कितना था? 0.5 ग्राम्स, है ना? 0.5 ग्राम, मतलब 1 ग्राम से भी आधी। और जो इसका थायराइड ग्लैंड का जो वेट है वो 25 ग्राम है। कितना है? 25 ग्राम्स। ठीक है। इसके कैप्सूल्स, इसकी जो लेयर हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, दो तरह से डिवाइड किया गया है इसको, एक ट्रू कैप्सूल और एक फाल्स कैप्सूल। तो इसका एक ट्रू कैप्सूल है और एक फाल्स कैप्सूल है। इसके पार्ट मतलब एक राइट लोब है और एक लेफ्ट लोब है। जो दोनों लोब आपस में ज्वाइन रहते हैं वो एक स्ट्रक्चर के द्वारा ज्वाइन रहते हैं, उस स्ट्रक्चर को इस्थमस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी द हिस्टोलॉजी। तो माइक्रोस्कोपिकली द ग्लैंड कंटेन अबाउट 3 मिलियन फॉलिकल्स। द डायमीटर ऑफ ईच फॉलिकल इज अबाउट 200 माइक्रोन मीटर। ठीक है। तो अगर हम इसकी हिस्टोलॉजिकल माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखेंगे तो इसका जो ग्लैंड है, तो ग्लैंड में लगभग लगभग 3 मिलियंस फॉलिकल्स होते हैं। 3 मिलियंस फॉलिकल्स, और एक फॉलिकल का जो साइज है वो लगभग 200 माइक्रोन मीटर होता है। ठीक है। तो एक ग्लैंड के अंदर लगभग लगभग 3 मिलियन फॉलिकल हैं, और एक फॉलिकल का जो साइज है वो 200 माइक्रोन मीटर है। ईच फॉलिकल इज लाइंड बाय द एपिथेलियल सेल नोन एज फॉलिकुलर सेल। तो जो फॉलिकल है, फॉलिकल को एक झिल्ली के अंदर पैक रहते हैं, तो उस झिल्ली को कहते हैं हम फॉलिकुलर सेल। तो एक ग्लैंड में लगभग लगभग 3 मिलियन फॉलिकल्स थे, एक फॉलिकल का साइज 200 माइक्रोन मीटर था, और ईच फॉलिकल जो है वो एपिथेलियम की एक झिल्ली से पैक रहता है, उस झिल्ली को फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। तो ये करता क्या है, इसके अंदर होते क्या है फॉलिकुलर सेल्स के अंदर? फॉलिकुलर सेल्स के अंदर एक कोलाइड होता है। कोलाइड एक प्रोटीन से बना हुआ है जिस प्रोटीन को थायरोग्लोबुलिन कहा जाता है। तो जो ये फॉलिकुलर सेल्स थे बेसिकली इनके अंदर क्या है? कोलाइड। कोलाइड किस से बना है? कोलाइड एक प्रोटीन से बना है, और इस प्रोटीन को थायरोग्लोबुलिन कहा जाता है। ठीक है।
जो आपकी फॉलिकल्स हैं और लाइनिंग फॉलिकुलर एपिथीलियम है, फॉलिकल्स और फॉलिकुलर एपिथीलियम, ठीक है। तो उनके बीच में एक दूसरी तरह की सेल्स होती हैं, उसको पैराफॉलिकुलर और सी सेल्स कहते हैं। तो पैराफॉलिकुलर और सी सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ फॉलिकल एंड लाइनिंग फॉलिकुलर एपिथीलियम। तो फॉलिकल और फॉलिकल की एपिथेलियम के बीच में एक दूसरी तरह की सेल्स होती हैं, उसको पैराफॉलिकुलर और सी सेल्स कहते हैं। ये क्या करती हैं, ये कैल्सिटोनिन निकालती हैं। वो क्या निकाल रहा था, उसके अंदर क्या था, कोलाइड। कोलाइड किससे बना हुआ था, थायरोग्लोबुलिन से। जो पैराफॉलिकुलर और सी सेल्स हैं वो क्या निकाल रही हैं, कैल्सिटोनिन। तो आपको इतनी डिटेल में इसकी एनाटॉमी फिजियो के सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़नी है, लेकिन मैंने जो थोड़ा थोड़ा बेसिक बताया ये फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल फिजियोलॉजी है, कि मतलब कहाँ होती है, C5 से लेके T1 वर्टिब्रा, ट्रेकिया के अपर पार्ट को क्लैप्स किए होती है। इसके दो लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट, बीच में इस्थमस के द्वारा जुड़े रहते हैं। लोब का साइज़ 5 × 2.5 × 2.5 और इस्थमस का साइज़ 1.2 × 1.2। इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 25 ग्राम्स। इसके दो कैप्सूल्स होते हैं, ट्रू कैप्सूल्स और फॉल्स कैप्सूल। जो ग्लैंड है इसके अंदर लगभग लगभग 3 मिलियंस फॉलिकल्स हैं। ईच फॉलिकल का साइज 200 माइक्रोन मीटर है, और फॉलिकल्स जो होता है वो एक झिल्ली से लाइंड होता है, उसको फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। इसके अंदर कोलाइड होता है जो एक थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है। तो फॉलिकल्स और एपिथेलियम के बीच में एक दूसरी तरह की सेल्स जिसको पैराफॉलिकुलर और सी सेल्स कहते हैं, उसका काम क्या होता है, कैल्सिटोनिन निकालना। ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक्स पे आते हैं कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन कौन कौन से हैं। तो थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन्स हैं, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3 इज नोन एज ट्राईआइडोथायरोनिन, T4 थायरॉक्सिन या टेट्राआइडोथायरोनिन। तो T3 ट्राईआइडोथायरोनिन, और थायरॉक्सिन क्या है, दैट इज T4। थायरॉक्सिन क्या है, T4। और एक तीसरा हार्मोन दैट इज कैल्सिटोनिन। तो इसके 3 हार्मोन हैं, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3, T4 and calcitonin. T3 is known as triiodothyronin and T4 thyroxine and तीसरा कैल्सिटोनिन जो कि पैराफॉलिकुलर सेल से निकलता है। तो अब हम पढ़ते हैं सिंथेसिस, ये बनते कैसे हैं। तो सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स अकर थ्रू द सेवरल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं जो नीचे लिखे हुए हैं, एक बार बस पढ़ लीजिए इसको। कि सबसे पहले जो कोलाइड बन रहा था, कोलाइड कहाँ बन रहा था, कोलाइड बन रहा था फॉलिकुलर सेल्स के अंदर। वो किससे बना हुआ था, थायरोग्लोबुलिन से। किससे बना हुआ था, थायरोग्लोबुलिन से। तो जो थायरोग्लोबिन का बना हुआ जो कोलाइड था वो क्या करता है, आयोडीन को लेने लगता है। क्या करने लगता है, आयोडीन को लेने लगता है। तो जब वो आयोडीन को लेता है तो जो इसके अंदर थायरोग्लोबुलिन के जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के, वो मॉलिक्यूल्स जो है उनका आयोडिनेशन होने लगता है। आयोडिनेशन एंड कंडेंसेशन, आयोडिनेशन एंड कंडेंसेशन। तो थायरोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो टायरोसिन के मॉलिक्यूल्स हैं, उन टायरोसिन के मॉलिक्यूल्स का आयोडिनेशन एंड कंडेंसेशन, उससे आयोडीन जुड़ जाता है और वो आपस में घने घने होने लगते हैं। ठीक है। तो रिलीज ऑफ थायरोग्लोबुलिन इनटू द फॉलिकुलर ल्यूमन्स, जिसकी वजह से जो उस फॉलिकल्स की जो ल्यूमन है, उस फॉलिकल्स की जो नली है, उसमें थायरोग्लोबुलिन निकलने लगता है। एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ थायरोग्लोबुलिन इनटू द फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स, और जो फॉलिकल्स के ऊपर झिल्ली चढ़ी हुई थी, है ना, वो क्या करती है, वो उस थायरोग्लोबुलिन को दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती है। सबसे पहले थायरोग्लोबिन बना, उसने आयोडीन को लिया। जब आयोडीन को लिया तो थायरोग्लोबिन के अंदर जो टायरोनिन टायरोनिन के मॉलिक्यूल्स थे उनका आयोडिनेशन और कंडेंसेशन होने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि थायरोग्लोबुलिन जो था वो ल्यूमन में निकलने लगा, सिक्रेट करने लगा इन द ल्यूमन, उसकी कैप्सूल सेल्स की नली में। और जो उसके ऊपर फॉलिकल की मेम्ब्रेन थी उसने उस थायरोग्लोबुलिन को एब्जॉर्ब कर लिया दोबारा से। ठीक है। देन जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो जो थायरोग्लोबुलिन थी उसकी हाइड्रोलिसिस हुई, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद T3 और T4 दो तरह के हार्मोन्स बन गए। आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए बेसिकली होता क्या है। थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन होती है जिसे हम कोलाइड कहते हैं, वो आयोडीन को लेती है, जिसकी वजह से उसका आयोडिनेशन और कंडेंसेशन होता है।
फिर वो थायरोग्लोबिन को ल्यूमन में निकाल देती है, फॉलिकल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी से T3 और T4 बनते हैं। ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए कि जो T3 और T4 हैं इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है, क्योंकि बेसिक आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जनरली आप अपने घर में देखेंगे रिलेटिव्स की कि बेटा आप हमारी जांच देख लो, ये थायराइड की जांच कराइए। तो बेसिकली आपको जो थायराइड के जो हार्मोन्स हैं T3 T4 इनके नॉर्मल्स लेवल पता होने चाहिए। तो जो T3 का नॉर्मल लेवल है दैट इज़ 0.15 माइक्रोन ग्राम पर DL, 0.15 माइक्रोग्राम पर DL। और जो T4 का लेवल है दैट इज 8 माइक्रोग्राम पर DL। तो T3 का 0.15, 15 नहीं, 0.15 किसका, T3 का, एंड T4 का 8 माइक्रोग्राम पर DL। तो जो हार्मोन्स का नॉर्मल लेवल है T3 का कितना है, 0.15, कितना, 0.15, और T4 का 8 माइक्रोग्राम पर DL। अब हम अपने मेन टॉपिक्स को पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, कि थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में करता क्या है। क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में कि थायराइड हार्मोन्स के काम बताइए। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, जैसा कि हम स्टार्टिंग में बोला कि इट रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो थायरॉक्सिन इंक्रीजेस द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस एंड लंग। तो आपकी बॉडी में जहाँ कहीं भी मेटाबॉलिज्म हो रही है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, तो ये जो तो आपका जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म को आपकी बॉडी में बढ़ा देता है। और एक्सेप्ट कुछ टिश्यू कौन से हैं, ब्रेन को छोड़ दो, रेटिना को छोड़ दो, टेस्टिस को छोड़ दो, लंग्स को छोड़ दो और स्प्लीन को छोड़ दो। ठीक है, तो ऊपर ब्रेन, देन रेटिना, देन लंग्स, देन स्प्लीन, देन टेस्टिस। तो इन कुछ टिश्यू को छोड़ के बाकी सारे टिश्यू में थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। ठीक है, जब आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ी हुई होगी तो आप मोटे होंगे या पतले, नेचुरल सी बात है पतले होंगे, नेचुरल सी बात है पतले होंगे। और जब आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म कम होगी तो आप कैसे होंगे, मोटे। तो जब पैथोलॉजी में जब आप हाइपोथायराइडिज्म का केस देखेंगे, हाइपोथायराइडिज्म का केस, जिन लोगों में T3 T4 हार्मोन कम होते हैं, तो वो लोग मोटे होंगे या पतले, ऑफ कोर्स मोटे होंगे। तो हाइपोथायराइडिज्म में जो पेशेंट है वो मोटा हो जाता है, और हाइपरथायराइडिज्म में पेशेंट पतला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म नॉर्मल से ज़्यादा होगी। तो इसका जो काम है वो क्या काम है, वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू टिश्यू, तो ऊपर ब्रेन, फिर रेटिना, फिर लंग्स, फिर स्प्लीन, फिर टेस्टिस। तो इस तरह कुछ टिश्यू हैं, इन टिश्यू को छोड़ के बाकी सब जगह की मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट वी विल सी ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। थायराइड हार्मोन क्या करता है, तो थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन इन द सेल बाय फॉलोइंग वे। तो थायराइड हार्मोन जो है सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देगा। कैसे, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन में, बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए, बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए। दूसरा हमने पढ़ा था कि पहले हमने पढ़ा था कि आरएनए को बढ़ा रहा था, दूसरा पढ़ा था मैं डीएनए से आरएनए को ले रहा था, है ना। तो दैट इज बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए। ठीक है, तो आपकी सेल के अंदर ये प्रोटीन को बढ़ा रहा है, कैसे, आरएनए को बढ़ा रहा है, दूसरा डीएनए का आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन बढ़ा रहा है, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी बढ़ा देता है, माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी बढ़ा देता है, चौथा जो आपके सेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी भी बढ़ा देता है। तो थायराइड हार्मोन का प्रोटीन्स की सिंथेसिस पे फॉलोइंग इफेक्ट है, आरएनए बढ़ाएगा, डीएनए का आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन बढ़ाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी बढ़ाएगा, और सेल के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी भी बढ़ा देगा। तो फर्स्ट वी हैव स्टडीड, पहला रो काम क्या था, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, सब जगह बढ़ाता है एक्सेप्ट ब्रेन, रेटिना, लंग्स, स्प्लीन एंड टेस्टिस। तो इन हिस्सों को छोड़ के बाकी सारे टिश्यूज की मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा था। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे कैसे काम कर रहा था, आरएनए को बढ़ा रहा है, डीएनए का आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन बढ़ा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी बढ़ा रहा है, और सेल के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ा रहा है। नेक्स्ट वी विल सी द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। थायरॉक्सिन स्टिमुलेट ऑलमोस्ट ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में जितने भी प्रोसेस हैं उन सबको लगभग लगभग बढ़ा देता है। कैसे,
अगर आपने ग्लूकोज पिया या आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन से ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज का आंतों में एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, ग्लूकोज का इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। तो एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, ये तो बाहर सेल के बाहर काम हो गया। दूसरा, इन्हेंसेस द ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल बाय एक्सेलरेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज थ्रू सेल मेम्ब्रेन। दूसरा काम क्या है, एक तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाया, दूसरा काम सेल जब ग्लूकोज को अपटेक करेगी, सेल जब ग्लूकोज को अपटेक करेगी तो उस प्रोसेस को भी बढ़ा देता है। इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होने के बाद सेल को भी एक्टिवेट करता है, एक्सीलरेट करता है कि भाई आप ज़्यादा ग्लूकोज को अपटेक करो। तो इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है और सेल भी ग्लूकोज का ज़्यादा अपटेक करने लगती है। ठीक है, इंक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, और ग्लाइकोजन को भी ग्लूकोज में तोड़ देता है। और ग्लूकोन्यूजेनेसिस, तो ग्लूकोजेनेसिस, अब मैंने बताया था पिट्यूटरी वाली क्लास में, ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना ग्लूकोजेनेसिस, और अदर देन ग्लाइकोजन, अदर देन कार्बोहाइड्रेट के सोर्स से ग्लूकोज का बनना ग्लूकोन्यूजेनेसिस। तो ये ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना और ग्लाइकोजन के अलावा दूसरे सोर्सों से ग्लूकोज का बनना, दोनों ही प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो पहले इसने क्या किया, सबसे पहले इसने आपके इंटेस्टाइन में, आपके जीआई ट्रैक्ट में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ाया। दूसरा क्या किया, जो आपकी बॉडी की सेल है वो सेल ग्लूकोज को अपटेक करेंगी, इस प्रोसेस को बढ़ाया। तीसरा काम क्या किया इसने, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने लगा। चौथा काम, कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो सोर्सेज थे उनसे भी ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। तो पहला काम हमने क्या पढ़ा था, बेसल मेटाबॉलिक रेट पे। दूसरा काम हमने क्या पढ़ा था, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। प्रोटीन में क्या कर रहा था, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी और सेल के अंदर एंजाइम की एक्टिविटी। कार्बोहाइड्रेट में क्या था, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस हैं उन सबको स्टिमुलेट कर रहा है। इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होने के बाद सेल के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना और नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का बनना, ये सारे प्रोसेस बढ़ा देता है। Next, we will see the on fat metabolism. Thyroxine increases the free fatty acid level in the blood by decreasing the fat storage in the adipose tissue and fat deposits. तो बेसिकली थायराइड हार्मोन क्या करता है, आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ फैट डिपॉजिट्स है उसको रोकता है, और अगर आपने खाने में फैट खाया है तो एडिपोज टिश्यू के रूप में वो स्टोर नहीं होगा, वो ब्लड में फ्री फैटी एसिड्स के रूप में घूमता रहेगा। तो ये क्या करता है, डिपोजिशन को अवॉइड करता है। फैट के जो आपके ये मोटे मोटे हिस्से निकलते हैं तो इन हिस्सों में एडिपोज टिश्यू को स्टोर नहीं कर रहा है, वो सर्कुलेशन में फ्री फैटी एसिड्स का लेवल बढ़ाए रखता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, फ्री फैटी एसिड्स का लेवल ब्लड में बढ़ाए रखता है, और जो एडिपोज टिश्यू के रूप में जो फैट स्टोर होता है उसको कम करता है। तो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, बेसल मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट, प्रोटीन पे इफेक्ट, कार्बोहाइड्रेट पे इफेक्ट एंड फैट पे इफेक्ट. So now we will see on plasma and liver fat. Even though thyroxine increases the free fatty acid level in the blood, but it specifically decreases the cholesterol, phospholipid and triglyceride level in the प्लाज्मा. तो ये आपको याद रखना है कि एडिपोज टिश्यू का तो बनना, आपको रटना तो कुछ था ही नहीं। जब पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म होगा तो पेशेंट कैसा होगा, पतला। हाइपरथायराइडिज्म होगा तो पेशेंट कैसा होगा, पतला। जब पतला होगा तो उसके अंदर एडिपोज टिश्यू होंगे नहीं, तो एडिपोज टिश्यू तो होंगे ही नहीं। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है थायराइड हार्मोन, कि एडिपोज टिश्यू को कम कर रहा है। तो एडिपोज टिश्यू जाएंगे कहाँ, वो ब्लड में घूमते रहेंगे, किसके रूप में, फ्री फैटी एसिड के रूप में। किसके रूप में, फ्री फैटी। अब फ्री फैटी एसिड्स क्या करेंगे, तो फ्री फैटी एसिड्स आपके ब्लड में घूमेंगे। तब अब आपको ये याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि थायराइड हार्मोन फ्री फैटी एसिड का लेवल तो बढ़ा रहा था, लेकिन प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इन सब का लेवल कम कर रहा है। बस इतना ही याद रखना है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी है। ठीक है, बाकी सब तो आप इतना देख के बता देंगे कि वो मोटापा बढ़ा रहा था, इसका मतलब एडिपोज टिश्यू को मोटापा कम कर रहा था हाइपरथायराइडिज्म में, इसका मतलब एडिपोज टिश्यू को कम कर रहा था, इसका मतलब ब्लड में फैट को बढ़ा रहा था। लेकिन प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इन सब का लेवल कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी ऑन विटामिन मेटाबॉलिज्म.
तो थायरॉक्सिन इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ द मैनी एंजाइम्स. इट इज़ बिलीव दैट द विटामिन्स में बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द फॉर्मेशंस ऑफ एंजाइम्स. तो विभिन्न तरह के एंजाइम जब आपकी बॉडी में बनते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि ये जो हार्मोन्स है, इस हार्मोन जो है वो बहुत सारे एंजाइम्स के बनने में हेल्प करता है. अब आप सोचिए कि जो थायराइड हार्मोन था वो क्या कर रहा है, वो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है. तो जब मेटाबॉलिज्म बड़ी होगी तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? जब मेटाबॉलिज्म बड़ी होगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, कैलोरी बनती है कि कम होती है? कैलोरी बनती है या कम होती है? ऑफ कोर्स बनती हैं. तो जब कैलोरी बनेगी, एनर्जी बनेगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा. तो ड्यू टू इट्स कैलोरीजेनिक एक्शन इट इंड्यूसेस थर्मोजेनेसिस, मतलब वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देता है. ऑन बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू इट्स, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है. नेक्स्ट वी विल सी ऑन ग्रोथ. तो थायराइड हार्मोन हैव जनरल एंड स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन ग्रोथ. The thyroxine is a very important to promote the growth development of brain during the fetal life and first few year the postnatal life. तो आपने टीवी में ऐड देखा होगा कि जब प्रेगनेंसी के टाइम में जिन माँ में आयोडीन की कमी होती है या प्रेगनेंसी के टाइम में आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, टीवी में ऐड आता है ना. तो अदरवाइज बच्चा कैसा पैदा होगा, बच्चे के दिमाग जो है वो कमज़ोर पैदा होगा. तो क्यों? क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है वो जो बच्चा है उस बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए, और पैदा होने के बाद भी कुछ महीने तक ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है. तो इसलिए टीवी में जो ऐड आता है कि आयोडीन की कमी से बच्चे में घेंगा रोग होगा, बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि जो अपना ये थायराइड हार्मोन है वो फीटल के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. Next, we will see the effect on body weight. So, thyroid is the essential for maintaining the weight of the body. Increase in thyroxine, increase or decrease? जब थायरोक्सिन बढ़ेगा तो बॉडी वेट बढ़ेगा या घटेगा? ऑफ कोर्स घटेगा. तो इंक्रीज इन थायरोक्सिन सिक्रेशन डिक्रीज द बॉडी वेट. क्योंकि जब हाइपरथायराइडिज्म होती है तो आदमी पतला होता है मोटा? हाइपरथायराइडिज्म में पतला, तो पतला ज़्यादा भारी होगा या कम? ऑफ कोर्स कम. तो जब बॉडी वेट पे क्या इफेक्ट है, इसकी वजह से बॉडी का वेट कम हो जाता है. अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ऑन ब्लड कैल्शियम लेवल. तो इट्स कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो इसका तीसरा हार्मोन था कैल्सिटोनिन, इट डिक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय स्टिमुलेटिंग द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एंड डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स एंड इंक्रीजिंग excretion of calcium through urine and decreasing absorption of calcium from intestine. तो ये क्या करता है, जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ध्यान से सुनिए, जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम कर देता है. कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम कर देता है. कैसे कम कर देता है? जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम था वो कैल्शियम या तो उसको बोन्स ले लेंगी, कैल्शियम को, उस कैल्शियम को बोन्स ले लेंगी, या फिर वो कैल्शियम सूसू में निकल जाएगा, या फिर जो कैल्शियम आप दूध वगैरह में खाते हैं उस कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा. तो फाइनली इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम कर रहा है. तो आपको हमेशा याद रखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या काम करता है. कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम कर देता है. कैसे? हड्डियों के अंदर कैल्शियम पहुंचा देगा, यूरिन में कैल्शियम निकाल देगा, और कैल्शियम का इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कम कर देगा. तो फाइनली इसका रोल क्या है? इसका रोल है कि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम कर देता है. ठीक है. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? बेसल मेटाबॉलिज्म रेट. फिर हमने क्या पढ़ा था? प्रोटीन पे इफेक्ट. फिर हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट पे इफेक्ट. फिर हमने क्या पढ़ा था? फैट पे इफेक्ट. फिर हमने पढ़ा था प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल. फिर हमने पढ़ा था विटामिन सिंथेसिस में रोल. फिर हमने पढ़ा था बॉडी का टेम्परेचर. फिर हमने पढ़ा था बॉडी का वेट. फिर हमने पढ़ा था ग्रोथ, बच्चे की दिमाग की ग्रोथ. फिर हमने पढ़ा कैल्शियम लेवल. नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑन ब्लड. तो थायरोक्सिन एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ एराइथ्रोपोइसिस एंड इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम. तो जो थायराइड हार्मोन है वो आरबीसी के बनने की मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करता है, आरबीसी के बनने की प्रोसेस को बढ़ाता है. ठीक है. सीवीएस पे क्या रोल है? तो थायरोक्सिन हार्मोन इंक्रीजेस द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ सीवीएस. कैसे? ये आपकी हार्ट रेट भी बढ़ा देता है,
आपके हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ा देता है, और जो वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देता है। तो थायरॉक्सिन क्या करता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ा देता है। क्या करता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ा देता है। हार्ट रेट बढ़ाने के साथ साथ आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन की जो पावर है उसको भी बढ़ा देता है, और साथ साथ जो जो वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देता है। ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है तो बीपी बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो इस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। लेकिन साथ साथ जो वेसल्स हैं जब वो डायलेट हो जाएंगी, वो चौड़ी हो जाएंगी, तो बीपी बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करता है। ठीक है, रटना नहीं था। सीबीएस पे क्या रोल था कि सीबीएस जो था वो हार्ट रेट को बढ़ा रहा था, ठीक है, हार्ट के पंपिंग पावर को बढ़ा रहा था और वेसल्स को डायलेट कर रहा था। पंपिंग पावर मतलब सिस्टोल, पंपिंग पावर मतलब सिस्टोल। तो सिस्टोलिक बीपी बढ़ रहा था क्योंकि सिस्टोलिक पंपिंग पावर को बढ़ा रहा था, क्योंकि पाइप को वेसल्स को डायलेट कर रहा था, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर घट रहा था। देन इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन, तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, इट इंक्रीजेज द रेट एंड फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन, सांस लेने की दर और सांस लेने की स्पीड दोनों को बढ़ा देता है। जीआई ट्रैक्ट पे क्या काम करता है, इट इंक्रीजेज द अपेटाइट एंड फूड इनटेक, इंक्रीजेज द सिक्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। इसकी वजह से हमें ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा एंजाइम्स निकलते हैं और ज़्यादा इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स होते हैं। तो कैसे याद रखना है, जीआई ट्रैक्ट्स पे क्या रोल है, जीआई ट्रैक्ट्स पे भूख ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा एंजाइम्स निकलेंगे और ज़्यादा सिक्रेशंस होंगे। ठीक है, तो आपने सीबीएस पे रोल पढ़ा, सीबीएस पे पता लगा ना क्या रोल था। सीबीएस पे हार्ट रेट बढ़ रही थी, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा था, और जो आर्टरीज थी वो डायलेट हो रही थी, जिसकी वजह से सिस्टोलिक बीपी बढ़ रहा था और डायस्टोलिक बीपी घट रहा था। रेस्पिरेशन पे क्या रोल था, रेस्पिरेशन की रेट और फोर्स दोनों बढ़ रहे थे। जीआई ट्रैक्ट पे क्या रोल था, भूख ज़्यादा लग रही थी, सिक्रेशंस ज़्यादा हो रहे थे, एंजाइम ज़्यादा निकल रहे थे, अच्छा खाना पच रहा था क्योंकि एंजाइम ज़्यादा निकल रहे थे। सीएनएस पे क्या रोल है, तो थायरॉक्सिन इज वेरी इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपके ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन के लिए सीएनएस का थायरॉक्सिन हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वी विल सी द ऑन द स्केलेटल मसल्स, तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सारे सिस्टम हमने साथ साथ पढ़ लिए। पहले तो आपने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म में आपने क्या पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म सबसे पहले बेसल मेटाबॉलिज्म रेट पढ़ी थी, फिर प्रोटीन की पढ़ी थी, फिर कार्बोहाइड्रेट की पढ़ी थी, फिर फैट की पढ़ी थी, फिर प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल पढ़ा था, फिर उसके बाद आपने बॉडी वेट पढ़ा था, फिर आपने बॉडी का टेम्परेचर पढ़ा था, है ना, फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी वेट। उसके बाद आपने सिस्टम पढ़ लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या रोल है, सीबीएस पे क्या रोल है, इराइथ्रोपोइसिस पे क्या रोल था, इराइथ्रोपोइसिस को बढ़ा रहा था ये, है ना। उसके बाद आपने ये पढ़ा जीआई ट्रैक्ट पे क्या रोल है, ब्रेन के काम करने के लिए रोल है ना, बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट आपने पढ़ा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम कर रहा था। ठीक है, नाउ वी विल सी ऑन स्लीप, तो ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ द थायरॉक्सिन, person feel tired, exhausted and feels like sleeping, but person cannot sleep because the stimulatory effect of thyroxine on the neuron। तो जब थायरॉक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो क्या होता है, पेशेंट सोना चाहता है लेकिन सो नहीं पाता है, उसे नींद आती है लेकिन वो सो नहीं पाता। सोना क्यों चाहता है, क्योंकि वो थका थका सा है, एग्जॉस्टेड है, तो इसलिए वो सोना चाहता है लेकिन सो क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो आपके नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं। सेक्सुअल फंक्शंस पे, रेप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या रोल है, इन मेल्स द हाइपोसिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ लिबिडो एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन लीड्स टू इम्पोटेंसी। तो अगर हाइपर सिक्रेशन होगा तो इम्पोटेंसी हो सकती है, और हाइपो होगा तो लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है। वुमेन्स में क्या है, द हाइपो सिक्रेशंस कॉज द मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया एंड हाइपर सिक्रेशन कॉज द ऑलिगोमेनोरिया एंड एमेनोरिया। तो दीज आर द फ्यू menstrual प्रॉब्लम्स, ऑलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, मेनोरेजिया। तो दिस अकर्स इन द हाइपोसिक्रेशन, जब थायराइड ग्लैंड का हार्मोन कम निकलता है तो एक गर्ल्स में कंप्लेन द मेनोरेजिया और द पॉलीमेनोरिया, और जब ज़्यादा निकलता है तब इम्यूनोरिया और ओलिगोमेनोरिया। On other endocrine functions, because of its metabolic effect,
थायरॉक्सिन इंक्रीज द डिमांड फॉर सिक्रेशंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ा रही है। हर चीज़, आपकी बॉडी का हर ऑर्गन एक्सेप्ट 6 ऑर्गन थे, कौन कौन? ब्रेन, आपकी रेटिना, आपके लंग्स, आपकी स्प्लीन एंड आपके टेस्टिस। तो इन 6 ऑर्गन्स के अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब की मेटाबॉलिज्म बढ़ती है, तो सारे ऑर्गन्स की डिमांड बढ़ेगी। तो फाइनली डिमांड बढ़ेगी तो जो जो दूसरे हार्मोन्स हैं उन सब की भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। आपको रटना नहीं है, आपको बस समझना है। कैसे समझना है? कि आपको दिमाग में पिक्चर बना लेनी है कि जब हाइपोथायराइडिज्म होगी तो व्यक्ति मोटा होगा, जब हाइपरथायराइडिज्म होगी तो व्यक्ति पतला होगा, है ना। तो उसी से लेके चलना है। बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, तो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा देता है, प्रोटीन में बढ़ा देता है। कैसे? आरएनए बढ़ाएगा, डीएनए का आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन बढ़ाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम बढ़ाएगा, सेल के एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ाएगा। कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट में जितनी भी प्रोसेस होती है, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन के अंदर से सेल के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक, है ना, सेल के द्वारा ग्लूकोज का अपटेक, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, अदर देन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना। तो इस तरह जितनी भी ग्लूकोज से रिलेटेड प्रोसेस हैं वो सब स्टिमुलेट हो जाती हैं। फैट पे क्या रोल है? कि एडिपोज टिश्यू में फैट का डिपॉजिट कम कर देता है और ब्लड के अंदर एडिपो फ्री फैटी एसिड का लेवल बढ़ा देता है। इससे रिलेटेड क्या पॉइंट याद रखना है? लेकिन कोलेस्ट्रॉल, प्लाज्मा के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है ना। ये तो मेटाबॉलिज्म हो गई। फिर विटामिन सिंथेसिस में भी अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन था कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म आपको याद रखना है, मतलब जस्ट लाइक ये बात आपको भूलनी नहीं है कि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम कर रहा है। कैसे कैल्शियम का लेवल कम कर रहा है? कैल्शियम का लेवल कैसे कम कर रहा है? कैल्शियम का लेवल ऐसे कम कर रहा है कि ये यूरिन में कैल्शियम का एक्सक्रीशंस, बोन के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन और इंटेस्टाइन के थ्रू कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, वो सब कम कर देता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था फीटल में क्या होता है, प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है बच्चे के मानसिक ग्रोथ के लिए, और जन्म के पश्चात कुछ हफ्तों तक भी मानसिक ग्रोथ के लिए, बेबी की फीटल ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, बॉडी के वेट को कम कर देता है ना, बॉडी के वेट को कम कर देता है ना। उसके अलावा हमने फिर हम सिस्टम वाइज पढ़ ले थे। सिस्टम वाइज कैसे? रटना कुछ नहीं था। सबसे पहले हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी रेट और रिदम बढ़ा देता है। फिर हमने पढ़ा सीवीएस सिस्टम। सीवीएस सिस्टम में क्या पड़ेगा? हार्ट रेट बढ़ा देगा, सिस्टोलिक हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन पावर बढ़ा देगा और वेसल्स को डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और डायस्टोलिक बीपी कम हो जाएगा। ब्लड पे क्या इफेक्ट था? कि ये इराइथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कर देता है। जीआई ट्रैक्ट पे क्या रोल है? कि जितने भी खाना, भूख लगना, एंजाइम रिलेशंस, सिक्रेशंस, तो खाना भूख लगेगी, अच्छे से पचेगी। उसके बाद सीएनएस पे क्या रोल है? ब्रेन के काम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, मसल्स के काम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नींद पे क्या रोल है? पेशेंट सोना चाहता है लेकिन सो नहीं पाता, क्यों? क्योंकि इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है न्यूरॉन्स पे। सेक्सुअल फंक्शंस पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या रोल्स है? मेल्स में इम्पोर्टेंसी हो सकती है या लॉस ऑफ लिबिड हो सकता है। वुमेन्स में जब हाइपो सिक्रेशंस होगा तब आपको मेनोरेजिया या पॉलीमेनोरिया, और जब हाइपर सिक्रेशन होगा तो ऑलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया। क्योंकि ये सारी बॉडी टिश्यू की मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, इसलिए दूसरे एंडोक्राइन हार्मोन्स की भी डिमांड बढ़ा देता है। थैंक यू।